तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इस तीसरी पुस्तक के हमने 2 अध्याय पढ़ चुके थे, पूरे कर लिए थे। और पिछली कुछ कक्षाओं में हमने तीसरा अध्याय, जिसका नाम था औपनिवेशिक शहर, वो भी पढ़ा था। और लास्ट कक्षा में हमारा वो पूरा भी हो गया था। अब हम ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 12 के नाम से, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, जिसमें हमने कुछ औपनिवेशिक शहरों की चर्चा की थी, जिनमें मुख्य थे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। साथ ही ये भी समझा था कि पूर्व औपनिवेशिक काल में नगरों की क्या स्थिति थी भारत में, ये भी समझा था हमने। तो आज इस कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हल करेंगे, देखेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछ रहा है कि औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। तो पहले तो आप याद कीजिए कि ये कौन से औपनिवेशिक शहरों की बात कर रहे हैं। वो शहर जो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा यहाँ पर बसाए गए थे, उनको विकास किया गया था उन शहरों का, जिनमें हमें मुख्यतः पढ़े थे पिछली कक्षाओं में। उनका नाम था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो ये जो औपनिवेशिक शहर थे, ये बहुत सारे रिकॉर्ड पर आधारित थे। बहुत सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, जनगणना की जाती थी। हमने देखा था जनगणना का इतिहास भी। शहरों में जनगणना की जाती थी, उनके नक्शे बनाए जाते थे, कितने लोग नए पैदा हुए, कितनों की मृत्यु हो गई, कितनी बीमारियां फैली हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड, बहुत तरह के रिकॉर्ड रखे जाते थे। तो क्यों रखे जाते थे संभाल के, इनका क्या उद्देश्य था, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोबारा कि औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे। किसी भी शहर को नियोजित करने के लिए, उस शहर को ठीक तरह से बसाकर और उसका अच्छे से विकास करने के लिए शहर का रिकॉर्ड तो जरूरी होंगे ही ना, कि शहर में कितनी जनसंख्या है, किस श्रेणी के कितने लोग हैं, इस शहर में कितने व्यापारी हैं, कितने मजदूर हैं, बाकी लोग कितने हैं। ये सब चीज़ हमें रिकॉर्ड से ही पता चलेगी। ठीक है, कितनी हमें पेय जलापूर्ति करनी है, पानी की जलापूर्ति कितनी करनी है, कितने हमें यहाँ पे अस्पताल बनवाने हैं, कितने विद्यालय बनवाने हैं, हम जभी तो निश्चित कर पाएंगे जब हमें उस शहर का पूरा रिकॉर्ड मालूम होगा। जनगणना के आधार पर जनसंख्या के रिकॉर्ड वगैरह और बाकी नक्शे वगैरह हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेज एक ये भी चाहते थे कि हर शहर सुरक्षित रहे। औपनिवेशिक शहर जिनमें अंग्रेज रहते थे वो सुरक्षित भी रहे, तो सुरक्षा के लिए भी रिकॉर्ड रखे जाते थे, नक्शे बनाए जाते थे। ये हमने कक्षा में अच्छे से समझा था। तो देखिए इसका उत्तर, औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर रखने के निम्नलिखित कारण थे। और पहला कारण है, ये रिकॉर्ड, इन रिकॉर्डों में शहरों में व्यापारिक गतिविधियां, सफाई, सड़क परिवहन, यातायात और प्रशासनिक कार्यकलापों की आवश्यकताओं को जानने और समझने और उन पर आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सहायता मिलती है। समझिए फिर से एक बार कि रिकॉर्डों से हमें क्या, व्यापारिक गतिविधियां, कि कितने व्यापारी इस नगर में रहते हैं, औपनिवेशिक नगर में व्यापार कितनी उन्नति कर रहा है, किस चीज़ के व्यापार ज़्यादा फल फूल रहा है, ये जानकारी मिलती है। शहर की सफाई से संबंधित, कितनी जनसंख्या रहती है, सफाई के लिए कितनी व्यवस्था हमें करनी होगी। सड़क परिवहन, सड़कें बनाने में हमें आंकड़े ज़रूरी हैं कि कितनी लंबी सड़कें बनेंगी, कितना बजट खर्च करना होगा। यातायात से संबंधित चीज़ें, प्रशासनिक कार्यकलापों, इन सब के लिए, इन सब को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए रिकॉर्ड्स रखना ज़रूरी है। और इसीलिए रिकॉर्ड रखे जाते थे और आवश्यकता अनुसार सहायता मिलती थी उन रिकॉर्डों से। अगला देखते हैं, और क्या कारण था। शहरों की बढ़ती घटती आबादी को जानने के लिए भी रिकॉर्ड रखे जाते थे। जनगणना होती रहती थी तो पता चल जाता था कि, आपको पता है ना बच्चों, जनगणना कितने वर्षों में होती है, प्रति 10 वर्षों में। तो पिछले 10 साल पहले जब जनगणना हुई थी और अब 10 साल में जब जनगणना हुई है, इन 10 सालों में जनसंख्या में क्या अंतर आया है। कोई महामारी फैल जाती थी तो बहुत सारे लोग मर जाते थे, तो जनसंख्या कम हो जाती थी, और कभी जनसंख्या ज़्यादातर लगभग बढ़ ही जाती थी। तो ये हमें पता चलता था कि नगर की जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से, इस तेज़ी से बढ़ती रही तो इतने सालों बाद कितनी हो जाएगी। ये सारी जानकारी हमें आंकड़ों से ही मिलती है। तो शहरों की बढ़ती घटती आबादी को जानने के लिए भी ये रिकॉर्ड रखे जाते थे। अगला है शहर की सुरक्षा व्यवस्था। सबसे अहम बिंदु है
कि अंग्रेज दूर देश से यहाँ के रह रहे थे, प्रदेश में रह रहे थे वो, और 1857 की क्रांति में बड़ा विद्रोह भी हुआ था, उनके शासन के खिलाफ भारतीयों ने किया था। 1857 की क्रांति से पहले भी और उसके बाद भी छोटे मोटे बहुत विद्रोह होते ही रहते थे। तो अंग्रेज चाहते थे कि नगर सुरक्षित रहे, और नगर सुरक्षित रहे तो उन्हें पूरा पता होना चाहिए कि इस नगर में किस तरह के लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या किस समुदाय की इस नगर में है। नगर के नक्शे बनाए जाते थे ताकि पता रहे कि जो भारतीयों की बस्ती है वो किस तरफ है, पहाड़ी किस तरफ है, तालाब किस तरफ है, निकलने के रास्ते किस तरफ हैं। ठीक है, अगर विद्रोह वगैरह होते हैं तो सुरक्षा के इंतजाम किस तरह किए जाएं, तो इसलिए सारे रिकॉर्ड और नक्शे वगैरह तैयार किए जाते थे। सबसे अहम बिंदु है तीसरा भी ध्यान रखना, शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी इन रिकॉर्डों का उपयोग किया जाता था औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, तो इसलिए ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न, औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी हैं? समझना, प्रश्न समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छे से उत्तर उसका लिख पाएंगे। देखिए, औपनिवेशिक शहरों की तो बात कर ही रहे हैं, शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस तरह उपयोगी है, ये हमें बताना है कि नगरीकरण कैसे हो रहा है, शहर किस तरह से बढ़े, ये सब हमें समझना है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं औपनिवेशिक शहरों के बारे में। औपनिवेशिक शहर जो मुख्यतः हमने समझे थे मद्रास, बंबई और कलकत्ता, उनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे? क्योंकि कुछ रिकॉर्ड उस समय रखे गए थे और उनके आधार पर इतिहासकारों ने उनका इतिहास समझा है। तो जो नगरीकरण जो हुआ, शहरीकरण के जो रुझान थे, उनको समझने के लिए ये आंकड़े किस तरह उपयोगी है, ये हमें अब बताना है यहाँ पर। तो देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल में शहरों के विस्तार पर नजर रखने के उद्देश्य से क्या की जाती थी? नियमित रूप से जनगणना की जाती थी। वही जनगणना के आंकड़े हमारे पास हैं और उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बंबई किस तरह विकसित हो रहा था, मद्रास किस तरह विकसित हो रहा था और कलकत्ता की क्या स्थिति थी, और बाकी जो पूर्व औपनिवेशिक शहर थे उनकी क्या स्थिति रही, वहां से जनसंख्या का पलायन हो रहा था। कैसे पता चलेगा? जनगणना के आंकड़ों से ही पता चलेगा। लेकिन जनगणना के आंकड़े हमेशा बिल्कुल सही भी नहीं होते, ये भी हमने कक्षा के दौरान बात की थी और एक बार फिर से ये बात हम समझेंगे। तो देखिए, पहले तो कि किस तरह पता चलता है, पहले जनगणना की बात करते हैं कि कब हुई, क्या इतिहास है जनगणना का। तो भारत में पहली जनगणना, पहली अखिल भारतीय जनगणना, छोटे मोटे स्तर पे जनगणना होती रहती थी, यहां तक कि मौर्य काल में, मौर्य वंश जब शासन कर रहा था, आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बीच में एक बिंदुसार थे, और उसी समय एक विद्वान भी थे चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। उसमें भी हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में जनगणना होती थी, जन्म मृत्यु के आंकड़े रखे जाते थे, विदेशी जो लोग आते थे उनकी भी पूरा रिकॉर्ड उनका रखा जाता था। तो जनगणना मौर्य काल में भी हमें ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं कि जनगणना उस समय भी थी। लेकिन पूरा अखिल भारतीय जनगणना के पहले प्रयास भारत में औपनिवेशिक काल में कब किए गए? तो 1872 में पहली अखिल भारतीय जनगणना हुई, जो नियमित जनगणना नहीं थी। ठीक है, नियमित दशकीय, दशकीय मतलब प्रति 10 साल बाद नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 ईस्वी से। पहले देखिए, 1872 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो के समय अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया। अगर पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन यह बिल्कुल व्यवस्थित जनगणना नहीं थी, नियमित जनगणना नहीं थी। पहली नियमित जनगणना कौन सी थी? तो पहली दशकीय जनगणना कौन सी थी या नियमित जनगणना कौन सी थी? तो 1881 वाली। 1881 ईस्वी में गवर्नर जनरल आ जाते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम दशकीय जनगणना, ध्यान रखना, प्रथम दशकीय जनगणना की गई और जनगणना व्यवस्था को नियमित रूप दिया गया। क्या नियमित रूप दिया गया? कि प्रति 10 साल बाद जनगणना होगी और उसके बाद 1881 से और जनगणना हो रही है हर 10 साल में। पिछली जनगणना हमारी 2011 में हुई थी और जो 15वीं जनगणना थी भारत की। देखिए अब आगे, शहरीकरण के रुझानों को समझने में जनगणना संबंधी आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। अब क्या जानकारी मिलती है? देखिए, जनगणना संबंधी आंकड़ों से औपनिवेशिक शहरों में रहने वाले श्वेत और अश्वेत लोगों की संख्या का
पता लगाया जा सकता है? भाई जनगणना से ही तो पता चलेगा कि कितने तो श्वेत मतलब अंग्रेज रहते हैं किसी नगर में, कितने अश्वेत मतलब भारतीय कितने रहते हैं। अश्वेत शब्द भारतीयों के लिए और श्वेत शब्द अंग्रेजों के लिए। तो कौन कितने लोग रहते थे ये हमें जनगणना से ही पता चलता है। आगे बात करें, इन आंकड़ों से शहरों में रहने वाले लोगों की उम्र, लिंग, जाति, व्यवसाय आदि के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए जनगणना में लिखी जाती है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी उम्र है, तो ये सारी चीज़ें लिंग, उम्र वगैरह हमें पता चलता है। और हमने बात की थी कक्षा में कि जनगणना के दौरान श्रेणियां बनाई गई थी कि इस तरह गिनना है कि व्यापारी लोग कितने हैं। जैसे बंबई की जनगणना हो रही थी, बंबई में व्यापारियों की एक श्रेणी है, मजदूरों की एक श्रेणी है। तो इस तरह से श्रेणीवार जनगणना हुई थी और उस श्रेणीवार जनगणना में क्या समस्याएं आई थी ये भी हमने समझा था। आगे देखिए, इतिहासकारों के अनुसार जनगणना संबंधी आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनगणना संबंधी आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। इसलिए भ्रामक कैसे कि जनगणना अधिकारी या जनगणना आयुक्त जब गिनती करने लोगों के पास जाते थे जनगणना करने, तो वो ठीक प्रकार से जानकारी नहीं देते थे, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के प्रति भारतीयों के मन में अविश्वास था। उनको लगता था कि पता नहीं क्यों गिन रहे हैं, क्या कोई नया टैक्स लगाएंगे क्या, शायद इसलिए गिन रहे हैं। तो लोगों की संख्या ज़्यादा मत बताओ, कम बताओ। महिलाएं जो हमेशा घरों में रहती थी, बाहर बहुत कम निकलती थी, जब जनगणना आयुक्त महिलाओं के बारे में पूछते थे तो पुरुष उसकी सही जानकारी नहीं देते थे महिलाओं की। कोई बीमारी फैलती थी, महामारी फैलती थी, तो इलाज वगैरह कोई पंजीकृत डॉक्टर से ना करवा कर वैद्य जी वगैरह से कराते थे, तो उनकी मृत्यु वगैरह का और जन्म वगैरह का ठीक से रिकॉर्ड रह ही नहीं पाता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनगणना से संबंधित हमें ठीक प्रकार से जानकारी नहीं देती। जैसे हमने ये भी देखा था कि कोई किसान है, खेती करता है, खेती से जो उपजाया उस सामान को ले जाके बाजार में बेचता भी है, तो वो किसान भी है, व्यापारी भी है। जनगणना वाले आएंगे कि बताओ आप किस श्रेणी में हो, आप व्यापारी हो या किसान हो, तो वो किस में कहेगा? बड़ी समस्या थी ना, उसे किसान में लिखे या व्यापारी में लिखे। अपन ने ये भी देखा था कि कुछ फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले क्या करते हैं कि वो रिक्शा, साइकिल वगैरह पे सामान रख के गाँव में घूमते हैं, फेरी लगाते हैं, बेचते हैं। जब वो सामान ज़्यादा नहीं बिकता था और उनको लगता था कि ये रोजगार अब ठीक नहीं है, तो फिर मजदूरी करने लग जाते थे। और जब जनगणना वाले उनसे पूछते थे तो वो नहीं बताते कि हम मजदूरी करते हैं या फेरी वाले हैं, क्योंकि वो लगता था कि ये थोड़ा निम्न व्यवसाय है, इसलिए वो अपने आप को व्यापारी बता देते थे। तो ये बड़े भ्रामक से आंकड़े सामने आ जाते थे। ठीक है, तो ये इतिहासकार मानते हैं कि पूरी तरह जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर ना रहना चाहिए, क्योंकि ये भ्रामक हो सकते हैं। सावधानी पूर्वक इनका प्रयोग करना चाहिए औपनिवेशिक शहरों का इतिहास लिखने के लिए। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप निश्चित है, मुझे उम्मीद है कि इसका आप जवाब आसानी से लिख पाएंगे और दे पाएंगे। तो देखिए, समझते हैं व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। तो व्हाइट क्या है? गोरा। व्हाइट मतलब गोरे लोग, तो गोरा शहर, और ब्लैक मतलब काला शहर। अब गोरा शहर कहाँ, कौन सा? जहां पर अंग्रेजों की बस्ती होती थी, अंग्रेज रहते थे, अलग उनका एक क्षेत्र होता था रहने के लिए एक शहर में, तो वो तो होता था गोरा शहर या व्हाइट टाउन। और जहां पर भारतीय रहते थे वो काला शहर या ब्लैक टाउन उसको कहते थे। अब ऐसा क्यों है, ये अलग अलग क्यों होते थे? तो ये सारा हमने कक्षा में जब पढ़ा था तो पूरा अध्ययन अच्छे से हमने कर लिया था। अंग्रेज चाहते थे कि हम भारतीयों से दूर रहें, क्योंकि भारतीयों में बीमारियां ज़्यादा फैलती है, भारतीय विद्रोह भी कर सकते थे, इसलिए अंग्रेज अपनी बस्ती सुरक्षित स्थान पे बनाते थे। जैसे हमने देखा था कि उन्होंने तीनों औपनिवेशिक शहरों में अपनी सुरक्षा, अपने जान माल की रक्षा के लिए किले बनवाए थे। तो आप बताएंगे एक बार कि बंबई में कौन सा किला बनाया था? फोर्ट। तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स नाम का किला उन्होंने बनवाया था अपनी सुरक्षा के लिए। किले के अंदर तो गोरे लोग रहते थे, इसलिए वो व्हाइट टाउन हो गया, और किले के बाहर की तरफ जहां सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम नहीं होते थे वहां भारतीय लोग रहते थे। किला है, और ये मान लो एक किला बनाया है, इसमें अंग्रेज रहेंगे, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया व्हाइट
व्हाइट टाउन या गोरा शहर। इसके चारों तरफ भारतीय रहते थे या किसी एक तरफ ऐसे भारतीयों की बस्ती बड़ी कंजस्टेड सी रहती थी, पास पास मकान होते थे, बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती थी, अच्छे मकान नहीं होते थे, अक्सर कच्चे झोपड़ियाँ वगैरह होती थी। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने क्रांति के बाद यह निश्चय किया कि इन किलों को ज़्यादा सुरक्षित बनाना चाहिए ताकि विद्रोही हमला ना कर सके। इसलिए उन्होंने इन बस्तियों को, जो भारतीयों की बस्ती है, इनको यहाँ से हटा दिया। किले के आसपास बहुत ज़्यादा खाली जगह चाहिए हमें, ताकि अगर विद्रोही किले की तरफ बढ़ती है, विद्रोही सेना या विद्रोही लोग, तो बंदूक से निशाना लगाया जा सके, तोप के गोले से उड़ाया जा सके। तो इन भारतीयों को यहाँ से हटा दिया गया और थोड़ा दूर की तरफ इन्हें बसा दिया गया ले जाके। बाद में ये जो भारतीय बस्तियां थी, काला शहर था, इनमें बीमारियां फैलती थी। जैसे हमने देखा था, हैजा फैला था, प्लेग फैला था, कच्ची झोपड़ियां होती थी तो आग लग जाती थी, तो आग फैल जाती थी। घर इतनी पास पास होते थे कि सूर्य की रोशनी नीचे तक ठीक से पहुंच नहीं पाती थी, तो बीमारियां फैलती थी। तो अंग्रेजों ने कहा ये अस्वास्थ्यकर बस्तियां हैं, समझना, अस्वास्थ्यकर बस्तियां हैं। इन यहाँ से बीमारियां शुरू होती है और फिर वो महामारी का रूप लेके पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। अंग्रेज भी बीमार होते हैं, कुछ सेना में भी बीमारी फैलती है। इसलिए फिर यहाँ से भी भारतीय बस्तियों को हटाया गया और शहर से बाहर की तरफ फिर इनको भेज दिया गया। ये सारा हमने समझा था, पढ़ा था, जिसको आप आराम से इस उत्तर में लिख सकते हो। देखिए थोड़ा, व्हाइट टाउन, व्हाइट टाउन मतलब गोरा शहर। यहाँ पर केवल यूरोपीय लोग रहते थे, रहने की अनुमति होती थी। ये टाउन किलेबंद क्षेत्र के अंदर होते थे और अत्यधिक सुरक्षित होते थे, सुंदर होते थे, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ठीक ठाक होते थे, बीमारियां कम फैलती थी। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ है ब्लैक टाउन। ब्लैक टाउन का मतलब है काला शहर। ये भारतीय लोगों की बस्तियां होती थी और यह शहर या टाउन किलेबंद नहीं होता था, मतलब चारों तरफ दीवार नहीं होती थी, सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे और धीरे धीरे इनको शहर के बाहर की तरफ धकेलते जा रहे थे। तो ये हमने समझा। देखिए, भारतीय मुख्यतः किलेबंद क्षेत्र के चारों ओर, अभी बात की थी ना, ये अंग्रेजों का किला है, इसके चारों ओर भारतीय रहते थे, चारों ओर। बाद में फिर इनको दूर भी धकेल दिया था। तो देखिए, किले के चारों ओर या किसी दूर क्षेत्र में बसे होते थे, जिसे ब्लैक टाउन कहा जाता था। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन नस्ली विभाजन के प्रतीक थे। नस्लीय भेदभाव कर रहे हैं अंग्रेज, तो नस्ली विभाजन के प्रतीक थे ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? देखिए अगला प्रश्न, प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? जब औपनिवेशिक शहर बन रहे थे, बंदरगाह थे शुरू में छोटे छोटे, जैसे बंबई की बात करें, शुरू में छोटा सा बंदरगाह था, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पर यूरोपीय शक्तियां आई तो व्यापार वाणिज्य बढ़ता गया, तो बहुत सारे भारतीय रोजगार की तलाश में इन शहरों की तरफ आने लग गए। अब रोजगार की तलाश में भारत इन शहरों में आए तो उन्होंने इन नए शहरों में अपने आप को कैसे स्थापित किया, कैसे व्यवस्थित किया, ये बताना है। तो बहुत सारे भारतीय नए अवसरों की तलाश में यहाँ पे आए, व्यापार वाणिज्य में उन्होंने भाग लिया, व्यापारिक मध्यस्थ का काम किया यूरोपीय और भारतीयों के बीच और अच्छा खासा मुनाफा कमाया और वो अमीर हो गए। फिर उन अमीर लोगों ने अंग्रेजों के तौर तरीकों को भी अपना लिया था ताकि अंग्रेजों से और नज़दीकियां बढ़ा सके, क्योंकि अंग्रेज शासक वर्ग है, उनसे नज़दीकी होने पर फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, एक और बात करते हैं कि नगरों के अंदर उन्होंने बड़े बड़े भूखंड खरीद लिए थे। जो अमीर व्यापारी भारतीय थे, नगरों के अंदर बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली थी ताकि भविष्य में उनको बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। अंग्रेजों जैसे मकान वगैरह भी वो बनाने लग गए थे। त्योहार वगैरह होते थे, उत्सव होते थे, तो अंग्रेजों की बस्तियों में जाके अंग्रेजों को बुलाकर ये सब वो काम करते थे, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें कि अन्य भारतीय लोग थे, वो भी कोई दुभाषिए का कार्य करता था और कोई अन्य कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को इन औपनिवेशिक शहरों में स्थापित कर लिया था। देखिए एक बार उत्तर को समझते हैं दोबारा। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक एवं व्यापारिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पुराने नगरों का पतन होने लगा। समझना, पुराने नगरों का पतन होने लगा और नए नए नगर विकसित होते गए। हमने समझा था ना कि पूर्व औपनिवेशिक काल, जब यहाँ पर मुगलों का शासन था, उस समय वो नगर विकसित अवस्था में थे जहाँ से भारत की सत्ता चलती थी। मुगल राजधानी थी दिल्ली, आगरा और लाहौर। बाद में व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से बंदरगाह मतलब जल क्षेत्र के आसपास का जो नगर थे वो विकसित होते गए। तो स्थल आधारित साम्राज्य का स्थान जल आधारित
नौसैनिक शक्ति और साम्राज्य और व्यापार ने ले लिया। तो जो मुगल राजधानियां थी वो उनकी चमक फीकी पड़ने लग गई और नए औपनिवेशिक नगर विकसित होते चले गए थे। देखिए एक बार, नए नगरों में मद्रास, कलकत्ता, बंबई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह तीव्र गति से नवीन आर्थिक राजधानियों के रूप में विकसित होने लगे। इन औपनिवेशिक नगरों के प्रति मुख्य रूप से भारतीय व्यापारियों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे स्वयं को शहरों में स्थापित करने लगे। व्यापारी आने लग गए इस तरफ इन शहरों की तरफ, और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्थापित किया। देखिए कैसे यूरोपियों से लेन देन करने वाले भारतीय व्यापारी, जो यूरोपियों से लेन देन का मतलब यह है कि सामान यूरोपियों को बेचते थे, उनसे कुछ सामान खरीद के भारतीयों को बेचते थे, तो वो व्यापारी यहां पर आकर बस गए थे। कारीगर अपने रोजगार की तलाश में, कामगार बहुत तरह के काम करने वाले कामगार औपनिवेशिक शहरों में बसने लगे। ये किलेबंद क्षेत्र, मतलब अंग्रेजों की जो बस्ती होती थी व्हाइट टाउन, किलेबंद क्षेत्र के बाहर स्थापित अपनी पृथक बस्तियों में रहते थे। अलग बस्तियां होती थी अंग्रेजों से इनकी। धनी भारतीय एजेंटों, कुछ भारतीय जो व्यापारी का काम करने लग गए थे वो अमीर हो गए थे थोड़े, तो धनी भारतीय एजेंटों एवं बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत शैली के आधार पर दालानी मकानों का निर्माण किया। रहते तो ये अमीर भारतीय भी काले शहर में ही थे, ब्लैक टाउन में ही थे, लेकिन बड़े बड़े घर बनाते थे, खूब सारी खाली जगह रखते थे, दालानी मकानों का इन्होंने निर्माण किया। धनी भारतीयों ने भविष्य में पैसा कमाने और अत्यधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शहर के अंदर बड़ी बड़ी जमीनों को खरीद लिया था कि भविष्य में बेच देंगे और अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। तो इस तरह अपने आप को स्थापित कर रहे थे वो यहाँ पे। शीघ्र ही ये लोग पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने लगे। अंग्रेजों के साथ दावतों का आयोजन करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेजों के तौर तरीके अपनाने लग गए थे। इस तरह इन्होंने अपने आप को स्थापित किया औपनिवेशिक शहरों में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे? 3 औपनिवेशिक शहर थे, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो मद्रास के बारे में कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है पहले मैं समझा देता हूं कि था क्या। मद्रास भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहते थे, आजकल जिसे चेन्नई कहते हैं, पहले उसी को मद्रास कहते थे, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित था, और चेन्नई आज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए यहां पर जो मद्रास था, यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे। पहले बंदरगाह था और बहुत सारे छोटे छोटे गांव थे। अंग्रेज जब यहां पे अंग्रेजों ने अपना व्यापार बढ़ाया, तो जैसे ये एक बंदरगाह है तो यहां पर अंग्रेजों का व्यापार बढ़ रहा है, तो ये लोग भी रोजगार की तलाश में इस तरफ आकर्षित हुए, बढ़ने लग गए, और फिर धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा शहर बन गया कि ये गांव भी इस शहर के अंदर ही शामिल हो गए। तो यही पूछ रहा है कि मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे। ये गांवों के लोग थे, इन्होंने अवसरों का फायदा उठाया और अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी ने व्यापार किया, किसी ने दुभाषिए का काम किया, किसी ने अंग्रेजी भाषा सीखकर क्लर्क वगैरह की नौकरियां करनी शुरू कर दी, और इस तरह थे तो ग्रामीण, लेकिन वो शहर में घुल मिल गए। वो हमें यहाँ पर बताना है मद्रास के बारे में। तो देखिए अंग्रेज व्यापारियों ने 1639 में मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने मद्रास को किलेबंदी करवाई, और यहां पर जो किला बनवाया उसका क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से फिर यह किला प्रसिद्ध हुआ। मद्रास का विकास अनेक ग्रामों को मिलाकर, वही बात हो रही है, अनेक ग्रामों को मिलाकर किया गया था, अतः इसमें शहरी और ग्रामीण तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। आगे देखिए, मद्रास में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। बहुत सारे रोजगार के नए अवसर पैदा हो गए थे, तो सबके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। इसलिए अनेक ग्रामीण समुदाय यहां आकर बस गए थे, जैसे दुबास मतलब दुभाषिए, जो 2 भाषाएं जानते हैं और अंग्रेजों के बीच व्यापार में मध्यस्थ का काम कर दे, उनको भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करके सुना दे, अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा को भारतीय भाषा में ट्रांसलेट, मतलब उनको वहां की तमिल भाषा भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी, तो दुभाषिए का कार्य कर लेते थे दुबास। एक होती थी वहां का समुदाय था तेलुगु कोमोटी, एक था ये
वेल्लार इसी प्रकार के समुदाय थे और इन्होंने कैसे फिर अपने आप को शहरी तत्वों में शामिल कर लिया था। देखिए, दुबास ये स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों बोलना जानते थे, ठीक है, इसलिए अच्छे अवसर थे इनके पास। भारतीय समाज व गौरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, तो अपने आप को स्थापित कर लिया, अंग्रेजों से संपर्क बढ़ाया और धीरे धीरे ये अमीर होते गए। अगले देखो, तेलुगु कोमुटी, ये समुदाय क्या करता था, ये एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। तो इन्होंने अनाज व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अनाज का व्यवसाय करते करते फिर ये यहाँ पर स्थापित हो गए, अमीर हो गए, ग्रामीण तत्व से शहरी तत्वों में शामिल होते गए। वेल्लार एक समुदाय था, ये क्या करता था, ये स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिन्होंने नए मौकों का बढ़िया फायदा उठाया, अंग्रेजी पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरियों में ये शामिल हो गए थे। अगला है, इनके अलावा पेरियार और वेनियार आदि सभी ग्रामीण समुदाय के मिल जाने के कारण मद्रास दूर दूर तक फैला, शहर बन गया, दूर दूर तक फैल गया, ग्रामों को भी अपने आप में, जो गांव थे उनको भी अपने आप में शामिल कर लिया था। मद्रास के क्रमिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप इन गांवों की स्थिति शहर के अंतर्गत आ गई। इस प्रकार मद्रास का स्वरूप एक अर्ध ग्रामीण शहर जैसा हो गया था। तो समझ में आया बच्चों? तो आज हमने इस कक्षा में 5 प्रश्न हल किए हैं, बाकी के प्रश्न अगली कक्षा में हम और हल करेंगे। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।